इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स हमारा चौथा यूनिट अब है। 3 यूनिट हो चुके हैं। तीसरे यूनिट में कुछ टॉपिक हटे हैं, अब वो डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो उनमें भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम सीधे सीधे चौथे यूनिट में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स तो हमको इंड्यूस्ड करना है इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। समझ गए? वी आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिज्म के कारण हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और यही इस चैप्टर में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग 10th में ही पढ़ के आ चुके हैं। हमने एसी और डीसी जनरेटर पढ़े थे। तो उस एसी और डीसी जनरेटर में आपने देखा था कि जो आर्मेचर था वो 2 परमानेंट पोल पीसेस के बीच में घूम रहा था, या आर्मेचर फिक्स था, आपके मैग्नेट्स घूम रहे थे, जो भी था। तो वहाँ पर भी अल्टरनेटिंग करंट, राइट करंट आया था। एसी और डीसी में अंतर बारीक सा था, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग्स का अंतर था। यहाँ पे हमने उसका कॉज सीखना है, जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये सीखना है कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। तो इस चैप्टर को सीखने के लिए सबसे पहले जो टॉपिक हमको सीखना होता है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी हमको मैग्नेटिक फ्लक्स सीखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। कुछ उसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पे आने वाला है, रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। अच्छा, फिर से हम लोग करते हैं पिछली पहले यूनिट में ई था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। फ्लक्स सीखते हैं फिर करते हैं बात। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बहुत सारी डेफिनेशंस थी, 3 तो हमने पढ़ी थी। उसमें से एक डेफिनेशन क्या था? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through unit area draw around that point. In the same way, magnetic field intensity, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया। इसको अगर हम लाइंस के टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो किसी यूनिट एरिया से जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। किसी यूनिट एरिया से पास परपेंडिकुलर पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी कम होंगी बी का वैल्यू भी इतना ही कम होगा। तो व्हाट इज बी रिप्रेजेंट? हाउ मेनी फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस समझते हैं, पी क्यू आर एस एक एरिया हमने लिया, रेक्टेंगल एरिया लिया है पी क्यू आर एस, कुछ इस तरीके से एरिया ले लिया। ये है एरिया वेक्टर, सीखा हमने एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। तो एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, एंड दिस एरिया पी क्यू आर एस इज सिचुएटेड इन ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बी, तो ये फील्ड स्ट्रेंथ भी है। अब तो कुछ फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से पास हो रहा है और कुछ फील्ड लाइंस इसके बाहर पास हो रहे हैं। अब जो फील्ड लाइंस इसके बाहर हैं तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जो फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया पी क्यू आर एस के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं वही फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कहला रही हैं। दोनों की बात समझना है। खिड़की आपने खोली, हवा चली, खिड़की से हवा अंदर को आ रहा है। जितना बड़ा खिड़की होगा उतनी ज़्यादा हवा आएगी, जितनी छोटी खिड़की होगी हवा उतनी ही कम आएगी। अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा हवा एंटर करेगी, मतलब वो क्या, एयर फ्लक्स तो हो गया। तो उस खिड़की से कितनी हवा अंदर को एंटर कर रहा है वो क्या है, एयर फ्लक्स। इन द सेम वे इस पी क्यू आर एस के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एरिया पी क्यू आर एस। व्हाट इज फ्लक्स? So the magnetic flux linked with any area is defined as the total number of magnetic field lines passing perpendicular through that area. So what is strength? B. So what is B represent? So B is represent how many field lines passing perpendicular through unit area.
और हमने एरिया कितना लिया है ए, इसका ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बी, डायरेक्शन बी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड इसका ए है। तो यूनिट एरिया से कितनी पास हो रही है बी, तो टोटल एरिया से कितनी पास होंगी बी इंटू ए, यूनिट एरिया से बी तो ए एरिया से बी इंटू ए, तो इट इज 5। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आसान है भाई, 5 इक्वल टू बी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब बी है, मतलब कितना फील्ड लाइन इससे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर कितने फील्ड लाइन पास हो रहा है, परपेंडिकुलर बोलना जरूरी है। तो ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला केस। इस केस में बी जो था वो एरिया वेक्टर के पैरेलल था, तो थीटा कितना है भाई हमारा 0, बी और ए के बीच का एंगल 0 है। दूसरा केस देखते हैं, अगर बी ए के पैरेलल ना हो, बी एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बने, तो क्या होगा, देखें क्या होगा। सर हमने रिजोल्यूशन पढ़ा है, वेक्टर ए कंपोनेंट करने सीखे हैं, तो उसका कंपोनेंट करेंगे तो बी का एक कंपोनेंट एरिया के अलोंग आएगा, थीटा के अलोंग, और एक उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो थीटा के अलोंग होगा वो कॉस होता है, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो साइन होगा। तो क्या देखिए, इसको अलग से मैं अगर बनाऊं तो मैंने ये एरिया लिया, ये है एरिया वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी कुछ ऐसा है, एक की लाइन दिखा रहे हैं बी, और इस बी ने इस ए से कितने एंगल बनाया थीटा, तो बी के कितने कंपोनेंट होंगे 2, एक बी कॉस थीटा और एक बी साइन थीटा। तो जो बी का थीटा के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो कौन होगा, बी कॉस थीटा, ये 11th में सीखा भाई हम लोगों ने। और जो कंपोनेंट ये आएगा ये कौन होगा, बी साइन थीटा। तो बी को रिजोल्व किया, तो बी का एक कंपोनेंट, एक पार्ट बी कॉस थीटा है, जो कि ए के अलोंग और एरिया के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के अलोंग। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो बी साइन ऑफ थीटा है, जो कि प्लेन के पैरेलल है। तो इसका मतलब बी साइन थीटा, बी जो है वो पूरा का पूरा फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा बी तो पास ही नहीं हो रहा है। बी का केवल एक पार्ट बी कॉस थीटा जो है वो पी क्यू आर एस के परपेंडिकुलर है, और बी का दूसरा पार्ट बी साइन थीटा जो है वो पी क्यू आर एस के पैरेलल है। अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो क्या वो क्रॉस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा ना भाई। मैं इस तरीके से करा लूँ, ये मैंने लिया, और फील्ड लाइंस में ऐसे निकालूं, देखिए ये आ रही है, तो क्या वो इसको क्रॉस कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। कौन क्रॉस कर रहा है, ये तो उसके क्या है परपेंडिकुलर। तो जो पार्ट उसके बिल्कुल पैरेलल होगा वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वही करेगा जो उसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसमें जो बी साइन थीटा है वो प्लेन के पैरेलल है, तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, केवल कौन करेगा, बी कॉस थीटा। यहाँ पे पूरा का पूरा बी जो है वो इस फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा था, यहाँ पे केवल बी का बी कॉस थीटा ही यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, जबकि यूनिट एरिया के पैरेलल कौन पास हो रहा है, बी साइन थीटा। हमको क्या चाहिए, जो परपेंडिकुलर पास हो, तो परपेंडिकुलर कौन पास हुआ, बी कॉस थीटा, कहां से, यूनिट एरिया से। तो टोटल एरिया से कितना पास होगा भाई, यूनिट एरिया से बी कॉस थीटा पास हो रहा है, तो टोटल एरिया से बी कॉस थीटा इनटू ए होगा। तो इट इज कॉल्ड फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा इनटू ए, थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेते हैं, बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो फाई जो रहा वो रहा बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ए अपना एरिया वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है वो कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर, क्योंकि जस्ट फील्ड लाइंस तो बता रहे हैं, ठीक है, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ रहा है। तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए। What is theta? Theta is the angle between magnetic field lines and area vector. ये चीज यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ पे थीटा कितना है 0, अगर यहाँ पर थीटा 0 रख दोगे तो cos 0 कितना होगा 1, तो बी ए हो जाएगा, और बी ए cos थीटा बी डॉट ए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये तो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन है। तो ये क्या भाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्यों सीखा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि अगर हमको मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करना है तो हमको इस मैग्नेटिक फ्लक्स में ही चेंज करना है। सीधे सीधे कहें, इस चैप्टर में जो आगे जो पूरा का पूरा एक हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे चैप्टर का, तो हम ये पाएंगे लास्ट में कि जहां पर भी हम लोग कर रहे हैं बस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। मतलब हमको या तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना है, किसी भी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना है, या किसी भी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटाना है।
तो अगर किसी भी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े या किसी भी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए, तो फैराडे हमको समझाएंगे कि उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी, और उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, इंड्यूस करंट, ये जो भी कहना है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर फ्लक्स में चेंज करना है। और फ्लक्स हमने क्या निकाला, फाई, फाई क्या निकाला, बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो फाई इक्वल टू निकाला बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर सर यहाँ पर तो निकाला, यहाँ तो बी निकाला था, अरे भाई यहाँ पर थीटा जीरो था, थीटा जीरो है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो बी ए तो आ गया, दोनों एक ही चीज। अगर आप बी का वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाया, तो ऑब्वियसली बात है सर बी अगर बढ़ेगा तो यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो टोटल एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी, फ्लक्स बढ़ेगा। अगर आप एरिया चेंज कर दो, एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, खिड़की बड़ी होगी तो ज़्यादा हवा आएगा, एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो ज़्यादा फ्लक्स पास होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड कम करोगे तो कम फ्लक्स पास होगा। मतलब बी में बढ़ाने घटाने से फाई में चेंज आ रहा है, ए में चेंज करने से फाई में चेंज आ रहा है। और अगर आप कॉस थीटा यानी कि थीटा में चेंज करेंगे, थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। अगर बी और ए के बीच के एंगल को हम लोग चेंज करें तो उसके कारण भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, मतलब थीटा को चेंज करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर करना है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स तो पढ़ दिया भाई हमने, यूनिट भी होगी। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स जो होता है वो होता है वेबर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है वेबर। सुनिएगा, ऐसा ही यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या, वेबर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको इससे। ये जर्मन के साइंटिस्ट थे वेबर, तो उन्हीं के नाम का अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको यहाँ पर यूनिट भी किसको दे दिया, वेबर का दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं था, मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई पर्टिकुलर यूनिट है, वो है वेबर। ठीक है, चलिए 1 वेबर डिफाइन करते हैं। फाई इज इक्वल्स टू क्या भाई हमारा, फाई इज इक्वल्स टू बी ए है। If the intensity of magnetic field या strength of magnetic field या magnetic flux density is 1 Tesla and this magnetic flux या this magnetic field is passes perpendicular through an area of magnitude of 1 meter square, then the magnetic flux is 1 Weber। समझ गए, तो 1 Weber equal to 1 Tesla meter square। तो टेस्ला किसके बराबर आ रहा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो भी डिस्कस करेंगे। तुमने कहा नहीं सर हमारे को 1 वेबर अच्छा नहीं लग रहा है, हमको 2 वेबर पसंद है। तो 2 वेबर क्या होगा, तो 2 वेबर का मतलब 2 टेस्ला जो कहाँ से पास हो, 1 मीटर स्क्वायर से पास हो, या एक ही टेस्ला हो 2 मीटर स्क्वायर से पास हो। तो दोनों केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है भाई, 2 वेबर। समझ रहे, 2 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर से पास हो रहा है। अगले केस में आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी 1 टेस्ला रखा, लेकिन आपने एरिया कर दिया, दुगना कर दिया। अच्छा, अगर यहाँ पर आप एरिया ट्वाइस कर देते तो 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अगर 2 मीटर स्क्वायर से पास होता तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास होते नहीं होते, कॉमन सेंस है। तो 2 2 जा 4 वेबर हो जाता। तो वेबर इज रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ मेनी फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी एरिया, किसी एरिया के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वही आपको फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इस चैप्टर में क्या करना है, लगातार फ्लक्स में चेंज करना है। या तो उस एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस को लगातार बढ़ाना है, या किसी भी एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस को लगातार घटाना है। तो अगर हम उनमें लगातार चेंज करते रहेंगे तो वहां पे आपका एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसको हम लोग इंड्यूस बोलेंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे आगे। एक हम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बी को पकड़ लेते हैं, यूनिट ऑफ बी। देखें यूनिट ऑफ बी, ठीक है, तो यूनिट ऑफ बी हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं टेस्ला, पिछली यूनिट में टेस्ला पढ़ चुके हैं बी का यूनिट। तो बी का यूनिट हम लोग टेस्ला कर चुके हैं, और उसी के पीछे हम लोग न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कर चुके हैं, एफ इक्वल टू आई बी एल से, एफ इक्वल टू आई बी एल, बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और यहाँ से जो बी आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, फाई अपॉन ए। तो यूनिट ऑफ बी मतलब यूनिट ऑफ फाई अपॉन यूनिट ऑफ ए।
यूनिट ऑफ फाई क्या है? यूनिट ऑफ फाई रहा आपका वेबर और यूनिट ऑफ ए क्या है? मीटर स्क्वायर। तो भाई आपका यूनिट ऑफ बी क्या निकला? टेस्ला था, हाँ। न्यूटन पर एम्पीयर मीटर था, हाँ। वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी बी, तो डेफिनेशन बन गया बी का कि हाउ मेनी फ्री लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया, शुरू में कहा था। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। तो इसलिए बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम लोग कहते हैं। तो इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। समझा की बात? पहला केस। दूसरा केस समझिए, नहीं आया तो पीछे वीडियो फिर देखिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसके आगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना है। ठीक है, तो फ्लक्स हम लोगों ने सीख लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग मेन मुद्दे बात है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स तो पढ़ दिया भाई, क्योंकि इसको सीखना था। ठीक है, फ्लक्स का आपको आ गया। अब कहानी क्या है कि मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैसे जनरेट करें। सेकेंड यूनिट में चलते हैं। ईएमएफ, द ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट। किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो होगा। तो उस चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, पूरे सर्किट में मेंटेन रखने के लिए सेल ने कितना एनर्जी डिलीवर किया, केमिकल सेल ने कितना एनर्जी डिलीवर किया, तो वो क्या था उस सेल का? ईएमएफ था। दैट इज ईएमएफ जस्ट रिप्रेजेंट हाउ मच एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। सेल कितना एनर्जी दे रहा है, तो वहां पर चार्ज फ्लो हो रहा था। यहां पर भी ईएमएफ आएगा, लेकिन वो सेल का ईएमएफ नहीं होगा, वो कहलाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो करंट होगी वो होगी इंड्यूस्ड करंट। तो दो टर्म हम लोग पहले समझ लीजिए, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है और एक इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कब आएगा? अगर ईएमएफ या करंट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण आए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण अगर आपका ईएमएफ या करंट आ रहा है, तो उस ईएमएफ को या उस करंट को हम लोग इंड्यूस करंट कहेंगे। तो इंड्यूस करंट का मतलब दिमाग में बैठा लीजिए भाई, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब फ्लक्स का चेंज होने के कारण आ रहा है। ये पूरा का पूरा खुराफात जो था, जो पूरा बताया, हमको फैराडे ने बताया। फैराडे के दिमाग में आया कि इलेक्ट्रिक करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट आ सकती है। ऐसा हमको फैराडे ने बताया था। सोचा, तो फैराडे ने क्या किया कि एक एपीटर सेटअप किया, उसमें उसने एक कॉइल ली और उस कॉइल में एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया। बड़े ध्यान से देखिए, इस सर्किट में कहीं पर सेल या बैटरी नहीं है, केवल एक गैल्वेनोमीटर, वो भी हाईली सेंसिटिव, विच इज डिटेक्ट द करंट। तो ये डिटेक्ट करेगा करंट कितना है। थोड़ा सा भी करंट इस सर्किट में अगर है तो ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। और एक उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ के साउथ भी होगा। तो इस कॉइल को और इस मैग्नेट को लेके जो उन्होंने सेटअप लिया, तो सेटअप में इस कॉइल, मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ अगल बगल ऊपर नीचे हर तरीके से हर पोजीशन में रख के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उन्होंने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं पाया। बहुत सारे केस किए उन्होंने, नॉर्थ कभी मैग्नेट यहाँ रखा, कभी ऊपर कभी नीचे, अलग अलग केस में किया। अब हम तो यहाँ पर सिंपलेस्ट एक एपिटस दिखाया ना, तो हो सकता है उनका एपिटस हो सकता है कि होगा उनका बहुत टिपिकल एपिटस रहा हो। लेकिन कुल मिला के एक कॉइल होगा, एक गैल्वेनोमीटर होगा और एक मैग्नेट होगा। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कॉइल कुछ है। तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। बहुत टाइम लग गया, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं कर पाया। तो लास्ट में उन्होंने क्या करा, अब ये कहानी हमको हमारे टीचर ने सुनाई थी, हम आपको सुना दे रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने क्या करा कि इस मैग्नेट को लिया और पकड़ के उस कॉइल की तरफ फेंका तोड़ने के लिए, क्योंकि एपिटर सक्सेस हो नहीं रहा था। लेकिन जब ये मैग्नेट उस कॉइल की तरफ गया उसको तोड़ने के लिए, तो उस दौरान गैल्वेनोमीटर से सम डिफ्लेक्शन। अब पिछले साल तक कुछ बच्चे बोलते थे मैग्नेट टकरा गया होगा, इस गैल्वेनोमीटर से डिफरेंस होकर गया। मैंने कहा टकराने से पहले एक गैल्वेनोमीटर डिफरेंस होकर गया। तो वहां से उनको पता लगा कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है, कि उस मैग्नेट के कारण उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है। अब डिफ्लेक्शन आ तो गया,
फेराडे ने पकड़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन या करंट आ रहा है। हाँ, इस करंट को हम लोग इंड्यूस करंट कहेंगे, लेकिन करंट से पहले जो आएगा वो ईएमएफ आएगा, तभी करंट आएगा। तो हुआ क्या, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ गया, ये मैग्नेट मान लेते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, घूम के ये फिर साउथ के अंदर को आएंगे। यहाँ के साउथ व्यू को दिखा नहीं रखा है, साउथ के अंदर को आएंगे, तो बहुत सारी फील्ड लाइंस निकली। ये आपका कॉइल है, तो बहुत दूर है, ठीक है। तो मान लीजिए इससे 100 फील्ड लाइंस निकली, जो टोटल फील्ड लाइन 100 निकली, लेकिन कॉइल जो है वो मैग्नेट से काफ़ी दूर है, तो ऑलमोस्ट कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हुआ। अब मैग्नेट कॉइल की तरफ आए या कॉइल मैग्नेट की तरफ आए, मतलब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो, ये वाला मोशन नहीं होगा ना। अब ये वाला मोशन कहोगे तो भाई दोनों का रिलेटिव मोशन 0 है ना, इनके बीच की स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या तो मैग्नेट कॉइल की तरफ आए या कॉइल मैग्नेट की तरफ आए, या दोनों ही एक दूसरे की तरफ आए, या दोनों ही एक दूसरे दूर जाए। तो क्या होगा, जब ये बहुत दूर था तो इसमें से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हुआ। अब जैसे जैसे पास आते रहेगा, पहला पोजीशन ये है, ये और ये पहला केस, दूसरा केस ये है, तीसरा केस और पास आ गया, चौथा केस और पास आया। तो क्या आपने नोटिस किया, आपके दिमाग में तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स क्लिक किया होगा, आपके दिमाग में ये क्लिक किया होगा कि यहाँ कितनी फील्ड लाइंस पास हुई थी, 0। और जब मैग्नेट या कॉइल मैग्नेट की तरफ आया तो उस कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस भी लगातार बढ़ रही। तो यहाँ कितनी फील्ड लाइंस पास हुई थी, 0। इसको आगे भी कर दोगे तो भी एक ही होगी ना। अब कितनी होगी, 1 2 3, और पास होगा तो और बड़ी, और पास होगा तो और बढ़ रहा है। तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब उस कॉइल के परपेंडिकुलर टोटल पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लगातार चेंज होंगी। और अगर फील्ड लाइंस लगातार चेंज होंगी तो ही इसमें एक ईएमएफ आएगा। ईएमएफ मतलब एनर्जी का सोर्स, ईएमएफ मतलब एनर्जी कितनी चाहिए चार्ज को घुमाने के लिए, और उसी के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ आया उसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। आज के बाद कहीं भी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाओगे, अच्छा जो ईएमएफ है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है करंट को फ्लो कराने के लिए, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से आई है। कैसे आई वो हम लोग आगे लेंज लॉ में सीखेंगे, ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उससे जो करंट आएगा उसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा आपको, इस कहानी से क्या पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर लगातार चेंज होगा तो आपका ईएमएफ आएगा, एंड दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए पहले आपको ईएमएफ की रिक्वायरमेंट है ना, एनर्जी चाहिए, और वही एनर्जी चार्ज को सर्किट में घुमाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो क्या कंसेप्ट निकला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, changing magnetic flux is the cause of electromagnetic induction, changing magnetic flux। अच्छा, आप इस मैग्नेट को लेकर पास लाए और रोक दिया, यहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस, इससे कितनी फील्ड लाइंस निकली 100, इससे कितनी पास हो रही 0, यहाँ कितनी पास हो रही, अब 0 हो रही थी, अब यहाँ आते 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 100 के 100 पास हो गई, और आपने रोक दिया। तो फ्लक्स कितना था, 0 से कितना हो गया 100, लेकिन फिर कितना हो गया 100 का 100 ही रहा। तो आपको बढ़ाना नहीं है, आपने कंटिन्यूसली चेंज करना है, या तो बढ़ाएं या फिर घटाएं, फ्लक्स बढ़े या फ्लक्स घटे। फ्लक्स का अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स कब, ईएमएफ कब आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगा, इंडक्शन कब होगा, जब फ्लक्स में चेंज होगा। तो फील्ड लाइंस उस कॉइल से, उस लूप से, उस सर्किट से पास होने वाली फील्ड लाइंस या तो कंटिन्यूसली बढ़ते रहे, या उस कॉइल या उस लूप से पास होने वाली फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली घटते रहे। फील्ड लाइंस को लगातार बढ़ाना है या फील्ड लाइंस को लगातार घटाना है, तो उस केस में जो आपका करंट होगा वो इंड्यूस करंट कहलाएगा, और जो ईएमएफ कहलाएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। इन द सेम वे, हल्का सा अगली यूनिट के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कराते तो वहां पर भी करंट आता है, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से जो करंट होगा उसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने से जो करंट आएगा उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, जो आगे आएंगे। और एक करंट हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी, वो कौन सी करंट थी, जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, जहां पर आपका सेल जो था वो लगातार क्या कर रहा था, अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका इंड्यूस्ड करंट। हमारे घरों में जो करंट है, जो बल्ब जल रहा है या आप जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसको चलाने के लिए जो करंट है वो अल्टरनेटिव करंट होता है। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, एसी और डीसी जनरेटर से एसी और डीसी करंट में अंतर आया था ना,
लेकिन दोनों में कॉजेस क्या थे, सेम थे। क्या रखा था आपने वहाँ पर, एक दो पोल्स रखे थे मैग्नेटिक पोल, उनके बीच में क्या रखा था, आर्मेचर। अब आर्मेचर लगातार घुमा रहे थे, तो अगर आर्मेचर लगातार घूमते रहेगा तो उस आर्मेचर से पास होने वाली फील्ड लाइंस भी लगातार चेंज होती रहेगी, फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, तो वहाँ पर भी ईएमएफ आया, करंट आया। तो हमारे घरों में जो करंट है ये भी इंड्यूस करंट ही है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ही आई है। अब इस सीखेंगे आगे हम लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे इसके लास्ट में, समझ रहे हैं। तो ये क्या भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ आई बात। तो क्या क्या फर्क है, जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ फेंका तो उस कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस लगातार क्या होती रही, बढ़ती रही, तो उसी से क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। तो आप इसी पर बेस्ड कुछ फैराडेज के एक्सपेरिमेंट हैं, उन एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो पिछला टॉपिक हो गया समझ में कि फैराडे ने कॉइल भी ले ली, मैग्नेट फेंक दिया, फ्लक्स में चेंज भी आ गया। तो दिमाग में क्या बात बैठी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और इस ईएमएफ को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। अब यहाँ पर हम लेंज लॉ भी पढ़ेंगे। देखिए हम आज चैप्टर का बेसिक क्लियर कर रहे हैं, कल से हम चैप्टर प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का बेसिक है, इसी को हम लोग बार बार अप्लाई करते रहेंगे। फैराडेज लॉ आएंगे, लेंज लॉ आएगा, उसके बाद लेंज लॉ आएगा। लेकिन लेंज लॉ हम लोग पहले करें। देखिए लेंज क्या कहते थे, हल्का सा आइडिया पढ़ेंगे तो बाद में भी, लेकिन अभी सुनिए कि अगर किसी भी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ आएगा, उससे करंट आएगी। और इस ईएमएफ, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस का समझ रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो हमेशा उस कॉज का अपोज करेगा जिस कॉज ने उसको प्रोड्यूस किया है। कॉज क्या है, ईएमएफ कब आएगा, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ही तो ईएमएफ आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब चेंज आने का मतलब बढ़ना भी और घटना भी। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो ईएमएफ या जो ईएमएफ से करंट आएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होगा, वो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। अगर फ्लक्स के घटने से ईएमएफ आ रहा है और जो करंट आ रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, वो फ्लक्स के घटने का अपोज करेगा। तो लेंज सीधे सपाट शब्दों में ये कहते हैं कि अगर किसी भी कॉइल, किसी भी सर्किट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने से जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी या करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो उस कॉज का अपोज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। तो ऐसा क्या फायदा होगा, कॉज का अपोज किया ना, तो उस कॉज का अपोज किया तो उस अपोज के अगेंस्ट किसी एक्सटर्नल एजेंसी को अपनी एनर्जी लॉस करनी होगी, और जो एक्सटर्नल एजेंसी ने उस फ्लक्स के चेंज के अपोज में जो अपनी एनर्जी लॉस करी, वही एनर्जी वहाँ ईएमएफ और करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ये लेंज लॉ है, दैट इज लेंज लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर सुनिएगा लेंज क्या कहते हैं। लेंज ने ये कहा कि अगर किसी भी कॉइल और किसी भी सर्किट से पास होने वाला फ्लक्स, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी कॉइल और एनी सर्किट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और उस ईएमएफ से करंट आएगा। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी और इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ऐसा होगा कि वो उस कॉज का अपोज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। फ्लक्स के बढ़ने से हो रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा, फ्लक्स के घटने से हो रहा है तो घटने का अपोज करेगा। अब इस अपोज के अगेंस्ट अपोज हो रहा है ना, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज हो रहा है, अगर फ्लक्स के बढ़ने का अपोज होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, मतलब आपको बढ़ाने के लिए वर्णन करना पड़ेगा उस अपोज के अगेंस्ट। फ्लक्स घट रहा है तो ऑटोमेटिकली नहीं घटेगा क्योंकि फ्लक्स के घटने का अपोज हुआ है, तो उस अपोज के अगेंस्ट भी आपको वर्णन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी को। तो वो वर्णन ही सर्किट में ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के फॉर्म में जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए, पहला केस 2, 3, 4 और 4 केस वहाँ है। तो इसको समझने के लिए पहले काम करते हैं। हमने हाई स्कूल में सीखा है, यहाँ पर भी सीखा था 30 मिनट में, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल था। तो साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी क्लोज लूप में अगर फ्लो होने वाला करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल बनता है, किसी भी कॉइल में या लूप में फ्लो होने वाला करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनता है। भाई आपका पहला टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की पोलरिटी नॉर्थ की भी हो सकती है और साउथ की भी हो सकती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, और अगर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पास आया, देखिए भाई हमने कॉइल लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है, कोई सेल यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी केमिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा।
तो नॉर्थ पोल जब इसके पास आएगा, जैसे पहला डायग्राम देखिए, आपको याद है इसका पहले का, जहाँ पर कॉइल लिए थे 4-5 मैग्नेट पास आ रहे थे, तो जब नॉर्थ पोल पास आएगा तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी, खुद सोचिए। तो नॉर्थ पोल इस कॉइल के लेफ्ट हैंड के पास आएगा तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ेगा। चेंज आ गया, रेड जिंदा। उन्होंने कहा भाई फ्लक्स में चेंज है तो भाई हम ईएमएफ की बात करेंगे, और ये क्लोज है तो करंट भी आएगा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। उसके बाद लेंज जिंदा होगा, वो कहेगा भाई ईएमएफ और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि उस कॉज का अपोज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया। किसने प्रोड्यूस किया? फ्लक्स के बढ़ने ने। फ्लक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि नॉर्थ पोल पास आया, तो नॉर्थ पोल के पास आने का फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। और जब यहाँ पर ईएमएफ और करंट आएगा तो उस ईएमएफ और करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड खुद का प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो क्लॉकवाइज भी करंट हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ये तो डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज, वो देखेंगे हम लोग लेंज लॉ से। तो नॉर्थ पोल अगर पास आया, फ्लक्स बढ़ा, तो ये फ्लक्स के बढ़ने का और नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करेगा। यहाँ मतलब इस सर्किट में, इस लूप में, इस कॉइल में जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो इसके पास आने का अपोज करेगा, मतलब इसको रिपल करेगा, मतलब नॉर्थ बन जाएगा। तो नॉर्थ कैसे बन गया? मैग्नेट तो ये था, ये नॉर्थ क्यों बना? अरे भाई जब इसमें करंट फ्लो की तो ये भी तो मैग्नेट की तरह काम करेगा ना, और कुछ ऐसी पोलरिटी होगी नॉर्थ के पास आने का अपोज किया तो खुद क्या बन जाएगा? नॉर्थ। ये क्या बन जाएगा? साउथ। अब यहाँ पे नॉर्थ कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। तो अगर नॉर्थ दूर जाएगा तो फील्ड लाइंस, इस कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस घटेंगी या बढ़ेंगी? सर डेफिनेटली घटेंगी। फ्लक्स घट रहा है, घटने का अपोज करेगा। घट क्यों रहा था? नॉर्थ पोल दूर जा रहा था, नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करेगा, मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये बन जाएगा? साउथ। ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। यहीं पे रुकते हैं और हम एनसीईआरटी कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो हम एनसीईआरटी ने जितने भी सवाल अपने दिए हैं, जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी में, इवन एससी में भी जितने भी सवाल हैं वो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो वो क्या कहता है कि किसी भी कॉइल का लेफ्ट हैंड अगर नॉर्थ है, लेफ्ट हैंड अगर नॉर्थ है तो उस कॉइल में जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। किसी भी कॉइल का लेफ्ट हैंड अगर साउथ है तो करंट क्लॉकवाइज होगा। अगर ये साउथ होगा, लेफ्ट हैंड साउथ होगा तो करंट क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड नॉर्थ होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें किसी भी कॉइल के लेफ्ट हैंड को देखना है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ है या लेफ्ट हैंड साउथ है। अगर लेफ्ट हैंड नॉर्थ है तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साउथ है तो क्लॉकवाइज। साउथ से राइट हैंड से नहीं देखना है, कहाँ से देखना है? लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड कौन सा था? नॉर्थ। नॉर्थ कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज यहाँ को जाएगा नहीं जाएगा, तो गैल्वेनटर सोर्स रिफ्लेक्स। यहाँ पर नॉर्थ पोल क्या जा रहा था? दूर। नॉर्थ पोल के दूर जाने से फ्लक्स क्या था? घट रहा था। फ्लक्स के घटने से ईएमएफ आ रहा था, हाँ, और वो ईएमएफ से करंट आएगा, बिल्कुल आएगा। उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी कि वो नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करेगा। नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज कब होगा? जब खुद क्या बन जाएगा? साउथ। तो लेफ्ट हैंड क्या बन गया? साउथ। लेफ्ट हैंड साउथ मतलब कॉइल में करंट क्लॉकवाइज। यस। तीसरे केस में इस कॉइल के लेफ्ट हैंड में साउथ पोल पास आ रहा है। आप साउथ पोल पास आएगा तो फ्लक्स क्या होगा जी? बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ये वाला एंड, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट होगा, ईएमएफ आएगा, उस ईएमएफ से करंट आएगा। करंट कुछ ऐसा होगा कि वो साउथ के पास आने का अपोज करेगा, और अगर साउथ के पास आने का अपोज करेगा मतलब साउथ को रिपल करेगा। साउथ को रिपल केवल तब करेगा जब ये भी साउथ बन जाएगा। अब ये साउथ क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट, उस इंड्यूस करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब तो लेफ्ट हैंड साउथ है तो राइट हैंड नॉर्थ होगा, लेकिन हमने कौन सा हैंड देखना है? लेफ्ट। तो लेफ्ट कौन सा है? साउथ। तो करंट कैसी फ्लो होगी जी आपकी? क्लॉकवाइज। नहीं है असल में। यहाँ पर साउथ पोल क्या जा रहा है? दूर। अगर साउथ पोल दूर जाएगा तो क्या होगा भाई? अगर साउथ पोल दूर जा रहा है तो फ्लक्स लगातार घटेगा, घटेगा ना। साउथ पोल दूर जाएगा तो इससे पास होने फील्ड लाइंस लगातार घटेंगे, देखा है हम लोग। फ्लक्स घटेगा तो घटने से ईएमएफ होगा, करंट होगी, इस करंट से ये खुद मैग्नेट बनेगा, और ये कुछ ऐसा मैग्नेट बनेगा कि साउथ को दूर जाने का अपोज करेगा, मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड से दूर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो राइट हैंड क्या बन जाएगा? साउथ। तो लेफ्ट हैंड क्या बन गया? नॉर्थ। लेफ्ट हैंड नॉर्थ बना तो करंट कैसी आ गई जी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब समझिए कहानी में क्या है। क्या यहाँ पर कोई सेल लगा है? यहाँ पे सेल नहीं लगा। करंट है, हाँ। सेल क्या करता था? सर अपनी एनर्जी देता था, केमिकल एनर्जी। किसके लिए? चार्ज को फ्लो करने के लिए। चार्ज अपना फॉर्म में फ्लो होगा भाई, चार्ज को फ्लो करना है, करंट को मेंटेन रखना है, तो आपकी किसी न किसी एनर्जी का लॉस होगा। यहाँ किस एनर्जी का लॉस हुआ? नॉर्थ के पास आने का अपोज किया। तो नॉर्थ जब पास आ रहा तो ये उसको रिपल कर रहा था,
तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट अपने आप अंदर को आएगा ना, आपको इसको अंदर को धकेलने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, और जो आपकी एनर्जी का लॉस हुआ वही ईएमएफ के फॉर्म में गया। मतलब मैं इस बॉल की तरफ जाऊं, इमेजिन कीजिए मैं इस बॉल की तरफ जाऊं और ये मेरे को रिपल करे तो मैं अपना तरफ जाऊंगा क्या? नहीं, ये मुझको रिपल करे तो मुझको इसकी तरफ पास जाने के लिए अपनी एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं दूर जाता तो फिर दूर जाने का अपोज करता, ये मेरे को दूर जाने का अपोज करता, मतलब मुझको अट्रैक्ट करता, और ये मुझको जब अट्रैक्ट करता, मैं दूर जाता, मुझको अट्रैक्ट करता, तब भी मेरी ताकत लगती, मेरी एनर्जी का क्या होता, लॉस होता। तो जब नॉर्थ पोल पास आएगा तब भी एनर्जी लॉस हो रही है इसकी, एजेंट की, वो एनर्जी यहाँ कन्वर्ट हो रही है एनर्जी के करंट के फॉर्म में। और जब ये दूर जा रहा है, दूर जाने का अपोज कर रहा है, तब भी एनर्जी लॉस हो रही है, तब भी कन्वर्ट हो रहा है करंट के फॉर्म में। जब ये पास आएगा तो पास आने का अपोज होगा, रिपल होगा, तो भी एनर्जी कन्वर्ट होगा। वही तो केस है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड की तरफ लाए, वहां पर हम लोग राइट हैंड की तरफ ला रहे हैं। देखिए 4 केस, लेकिन पोलरिटी जो कॉइल में देखना है वो लेफ्ट हैंड से देखना है। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ, कौन? लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, कौन सा? लेफ्ट। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल पास आया राइट हैंड पे, अब नॉर्थ पोल राइट हैंड के पास आएगा तो पास आने का अपोज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? अपोज करेगा मतलब रिपल करेगा, तो नॉर्थ को कौन रिपल करेगा जी? नॉर्थ। तो ये क्या बन जाएगा? साउथ। तो लेफ्ट हैंड क्या बना? ये राइट हैंड नहीं देखना है, कौन सा देखना है? लेफ्ट। लेफ्ट क्या बन गया? साउथ। तो करंट कैसी होगी? हाँ, क्लॉकवाइज। अगर नॉर्थ पोल दूर जाएगा, राइट से नॉर्थ पोल दूर जा रहे हैं, तो राइट नॉर्थ पोल को दूर जाने का अपोज करेगा, लेंज। अपोज करेगा तो क्या करेगा? खींचेगा भाई अपनी तरफ। कब खींच पाएगा? साउथ। तो ये साउथ बनेगा तो डेफिनेटली अपोजिट वाला क्या बना होगा? नॉर्थ। तो लेफ्ट हैंड क्या बन गया? नॉर्थ। पोल नॉर्थ, लेफ्ट हैंड देखनी है तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ, तो करंट कैसी होगी जी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे राइट हैंड से साउथ पोल पास आ रहा है, तो राइट एंड ही साउथ के पास आने का अपोज करेगा, मतलब राइट एंड ही उसको रिपल करेगा, तो ये भी साउथ बन जाएगा। तो लेफ्ट क्या बन जाएगा? नॉर्थ। इसमें करंट कैसे देखना है? लेफ्ट से। लेफ्ट क्या बन गया? नॉर्थ। तो करंट कैसी होगी जी हमारी? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझे? और यहाँ पे साउथ कहाँ जा रहा है? दूर। दूर जाने का अपोज करेगा कौन? राइट हैंड। तो राइट हैंड क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो लेफ्ट क्या बन गया? साउथ। तो लेफ्ट साउथ बन गया, तो करंट कैसी आ गई जी हमारी? क्लॉकवाइज। समझ रहे? तो ये लेंज लॉ भी हो गया। हालांकि लेंज लॉ, फैराडे लॉ कल प्रॉपर आएगा, लेकिन ये चीज आप दोबारा नहीं आएंगी बेटा। तो आपको इन चीजों को देखना है कि पोलरिटी कैसे करनी है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब किस तरीके से, कौन से एंड से? लेफ्ट हैंड से। बाकी और भी तरीके हैं। लेफ्ट फ्लेमिंग यहाँ पर राइट हैंड रूल आएगा लेंज के लिए, वो हम लोग सीखेंगे। इंड्यूस कर निकालने के लिए एक लेफ्ट हैंड होता है, फोर्स निकालने के लिए एक राइट हैंड भी होता है, वो हम लोग सीखेंगे अभी आगे। सुना की बात? तो क्या सीखा भाई आज? आज पहला टॉपिक हमने सीखा मैग्नेटिक फ्लक्स। याद हो गया? आना भी चाहिए। किसी भी एरिया से कितना पास हो रहा है। यूनिट क्या थी पता है? आप वीडियो देख सकते हैं शुरू से अगर दिक्कत हो रही है। यूनिट क्या थी? वेबर। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होगा? बी का। फिर हमने क्या किया? फ्लक्स की बात करी। फ्लक्स क्यों पढ़ा? क्योंकि कुल मिला के हमको इस चैप्टर में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की ही देखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही होगा। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कहेंगे? इंड्यूस करंट कब कहेंगे? वो ईएमएफ और वो करंट जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट और ईएमएफ आया था उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित, प्रेरणा लेना, प्रेरित, इंड्यूस मतलब किसी से इंड्यूस्ड हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड हुआ है। तो क्या नाम पड़ा चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आज हमने इतना किया। इसी के आगे कल हम लोग करेंगे आगे। कल हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और एक चीज और पढ़ देंगे। ठीक है ना? मतलब 4 या 5 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाना है। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं।